नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कोर्ट्स दिस वीक और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। दोबारा कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स दिस वीक। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों के उपयोग पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में ढील देते हुए दिवाली के त्यौहार पर कुछ शर्तों के साथ हरे पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है। मुख्य प्रावधान है, हरे पटाखों की बिक्री 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक की जा सकेगी। बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर हो सकती है। पुलिस अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि पेट्रोलिंग टीमें गठित हों। केवल QR कोड वाले अनुमोदित पटाखे बेचे जाएं। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। पटाखों का उपयोग केवल दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी करेंगे और कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेंगे। यह आदेश चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में पारित किया। इससे पहले 3 अप्रैल को कोर्ट ने NCR में पूरे साल के लिए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, जिसमें हरे पटाखे भी शामिल थे। बाद में इस आदेश की पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हुई थी। सुनवाई के दौरान CJI गवई ने यह भी कहा था कि दिवाली के समय के लिए प्रतिबंध में अस्थायी छूट दी जा सकती है। फिलहाल हम दिवाली के दौरान ही प्रतिबंध हटाने की अनुमति देंगे। राज्य के सुझाव हैं, केंद्र और NCR के राज्य दिल्ली हरियाणा ने निम्नलिखित सुझाव दिए। केवल नीरी द्वारा अनुमोदित हरे पटाखों की अनुमति हो। लड़ियों का निर्माण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित हो। बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं की तरफ से हो। किसी भी ई-कॉमर्स साइट पर ऑनलाइन बिक्री ना हो। पटाखे फोड़ने का समय सीमा दिवाली पर 8 से 10 बजे रात, क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 से 12:30 और गुरु पर्व पर सुबह 4-5 बजे व रात 9-10 बजे तक। सभी हरे पटाखे पर QR कोड होना अनिवार्य है। अनाधिकृत निर्माण पर सख्त कार्रवाई, लाइसेंस निलंबन और निर्माण स्थल की तत्काल सीलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को बिहार के मतदाता सूची की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होने हैं। सुनवाई के दौरान एडवोकेट प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ से आग्रह किया कि चुनाव आयोग अंतिम सूची में जोड़े गए और हटाए गए नामों की सूची प्रकाशित करे। पीठ ने चुनाव आयोग की ओर से दायर किए गए जवाब पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि वे सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया में हैं। पीठ ने कहा, हमें कोई संदेह नहीं कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। सूची प्रकाशित करने के लिए वे बाध्य हैं। हम मामले को बंद नहीं कर रहे हैं, न्यायमूर्ति कांत ने कहा। शुरुआत में प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को मतदाताओं की अंतिम सूची प्रकाशित करनी चाहिए, जिसमें जोड़े गए और हटाए गए नाम के साथ कारण भी बताए जाने चाहिए। प्रशांत भूषण ने फाइनल मतदाता सूची को वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने की मांग की।
चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि कल तक का समय है, एडीआर कैसे कह सकते हैं कि हम लिस्ट इसे जारी नहीं करेंगे। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम सूची राजनीतिक दल और मतदान एजेंट के पास होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आयोग अपनी जिम्मेदारी जानता है, नाम जोड़ने और हटाने के बाद आयोग को लिस्ट प्रकाशित करनी होगी। मामला अभी बंद नहीं हुआ है। प्रशांत ने कहा कि उन्हें ड्राफ्ट रोल से एक भी नाम हटाए जाने का पूरा ब्यौरा डालना होगा, यानी विवरण और कारण सहित पूरी सूची। उन्होंने कहा आयोग ने 65 लाख मतदाताओं के नाम डिलीट करने के बाद कुछ और नाम डिलीट किए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया कि वो अभी भी अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी दस्तावेजों में हेराफेरी की जा रही है और झूठे बयान दिए जा रहे हैं। प्रशांत ने कहा कि पिछली सुनवाई में उन्होंने जो नाम बताए थे उनका नाम रोल में था, इलेक्शन कमीशन ने कहा था उनका नाम ही नहीं है। प्रशांत के बयान पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल करने की बात कही। कोर्ट ने चुनाव आयोग का जवाब दाखिल कर अपना जवाब याचिकाकर्ता को दिए जाने को कहा। साथ ही कोर्ट ने आयोग के जवाब पर 10 दिनों के भीतर प्रशांत भूषण को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति नहीं दी। यह कार्रवाई शिक्षकों की भर्ती घोटाले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर की गई टिप्पणी पर थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन, NV अंजारिया की पीठ धर्मार्थ ट्रस्ट आत्मदीप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना शुरू करने की मांग थी। आत्मदीप के वकील ने पीठ से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक अवमानना शुरू करने के लिए सहमति नहीं दी। उन्होंने कहा हमें याचिका वापस लेने के निर्देश मिले हैं, सहमति के लिए आवेदन किया गया, लेकिन AG ने सहमति नहीं दी। इसे ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पीठ से मामले को टालने का इसके पहले अनुरोध किया था, क्योंकि आपराधिक अवमानना याचिका शुरू करने की सहमति प्राप्त करने के लिए अटॉर्नी जनरल के समक्ष एक अनुरोध दायर किया गया था। पिछली सुनवाई में CJI ने मौखिक रूप से राजनीतिक लड़ाई को कोर्ट रूम से बाहर रखने की आवश्यकता पर टिप्पणी की थी। यह अवमानना याचिका सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के संदर्भ में थी जो इसी साल अप्रैल में आया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था, जिसने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा लगभग 25,000 शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द किया था। कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित थी, इसे सुधारा नहीं जा सकता था, जिसके चलते नियुक्ति रद्द की गई। अवमानना याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हरियाणा के अंबाला में एक सीनियर सिटीजन को डिजिटल अरेस्ट पर 1,50,00,000 ठगे जाने के मामले पर लिए गए स्वतः संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, CBI, हरियाणा सरकार और साइबर क्राइम विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से भी इस मामले में कोर्ट की सहायता करने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा सरकार और पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम अंबाला को अब तक मामले की गई जांच स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा ऐसे मामलों में कार्रवाई की ज़रूरत है, वह कठोर होनी चाहिए। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि हम स्तब्ध हैं। ठगों ने सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश बनाया। जजों के फर्जी हस्ताक्षर वाले न्यायिक आदेश से न्यायपालिका पर जनता के विश्वास पर चोट पहुँचती है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला कोई अकेला नहीं है। मीडिया में कई बार ऐसी खबरें छपी और देश और विभिन्न हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं। अंबाला में 3 सितंबर से 16 सितंबर के दौरान हरियाणा रोडवेज की रिटायर्ड ऑडिटर शशि बाला सचदेव और उनके पति को ठगों ने CBI के फर्जी अधिकारी बनकर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया और सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाया। मनी लॉन्ड्रिंग की फर्जी कहानी गढ़कर 13 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाकर सचदेव दंपत्ति की FD तोड़वाकर रकम ट्रांसफ़र करवाई। तब उन्होंने
इस ठगी का खुलासा तब हुआ जब वह तनाव में आ गए, उनके पति और उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्होंने अपनी बेटी को सारी कहानी सुनाई और उसके बाद साइबर थाने में केस दर्ज कराया गया। लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति मांगी, जिसमें वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी गई है ताकि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए हिरासत के आधारों को संबोधित किया जा सके। गीतांजलि द्वारा दायर याचिका में पहले उनके पति वांगचुक की रिहाई की मांग की गई थी, इस आधार पर कि हिरासत में लेने वाले अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के कोई कारण नहीं दिए गए थे। हालांकि केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा कि ये कारण दिए गए हैं, जिसमें लेह के उपायुक्त द्वारा शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामा भी शामिल है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी गई है। उन्हें 26 सितंबर को लद्दाख से गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में जोधपुर की जेल में बंद हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा है कि वांगचुक को हिरासत में रखने के ग्राउंड्स उन्हें प्रदान किए गए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि वांगचुक को अपनी पत्नी के साथ नोट्स का आदान प्रदान करने की अनुमति है, लेकिन इसका उपयोग हिरासत को चुनौती देने के लिए नए आधार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिका में संशोधन करना चाहते हैं ताकि हिरासत के ग्राउंड्स को चुनौती दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की दलील सुनकर संशोधन की अनुमति दे दी और मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की है। वांगचुक को लद्दाख में राज्य की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि वांगचुक की हिरासत अवैध है और उनकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाले में विभिन्न आरोप तय किए हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया कि लालू यादव ने रेल मंत्री कार्यकाल के दौरान अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर जमीन और शेयर प्राप्त करने के लिए निजी फर्मों को आईआरसीटीसी के अनुबंध दिए। एजेंसी ने दावा किया है कि यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करके रांची और पुरी में आईआरसीटीसी के 2 होटल को एक निजी कंपनी को आवंटित करने के लिए नियमों का उल्लंघन किया। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी ने आरोपों से इनकार किया, कहा कि मामला राजनीति से प्रेरित है। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की जांच में सामने आए सबूत के आधार पर आरोप तय करने का फैसला किया। न्यायाधीश गोगने ने अपने आदेश में कहा है कि लालू यादव को पूरी तरह से पता था कि उनके अधीनस्थ अधिकारी उनके निर्देश का पालन कर रहे थे। उन्होंने होटल के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए हैं। राबड़ी और तेजस्वी पर साजिश और धोखाधड़ी सहित कई अन्य आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव के कार्य से यह मामला भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का एक उदाहरण बनकर सामने आया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अब यह मामला ट्रायल के लिए तैयार है और आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी है और उन्हें मुकदमे के दौरान कोर्ट के निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरोगेसी अधिनियम 2021 उन दंपतियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने कानून लागू होने से पहले सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू की थी और अपने भ्रूण जमा किए थे। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम के तहत आयु प्रतिबंध को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि जिन दंपतियों ने कानून लागू होने से पहले अपने भ्रूण जमा कर दिए थे, उनका सरोगेसी का अधिकार निहित हो गया था और इसे छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम के तहत आयु प्रतिबंध उन दंपतियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने पहले ही सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य का काम माता पिता की उपयुक्तता का फैसला करना नहीं है, खासकर जब प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने वाले दंपत्ति पर कोई आयु प्रतिबंध नहीं है। अधिनियम के तहत आयु प्रतिबंध को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने से दंपत्तियों के अधिकारों का उल्लंघन होगा।
जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि 2021 अधिनियम से पहले भ्रूणों को निषेचित करने वाले दंपतियों को बाद की वैधानिक अक्षमता द्वारा अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन दंपतियों को राहत मिली है जिन्होंने कानून लागू होने से पहले सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू की थी। अधिनियम के तहत आयु प्रतिबंध उन दंपतियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने पहले ही सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू की थी और अपने भ्रूण जमा कर दिए थे। दिल्ली की एक अदालत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शर्जील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले ली है। इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने कहा कि उनकी नियमित जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अंतरिम जमानत की याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट ही उचित मंच होगा। शर्जील ने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक जमानत की मांग की थी ताकि वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़े। इमाम ने अपनी याचिका में कहा था वह एक राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता हैं। अदालत ने इमाम के वकील से एक आवेदन दाखिल करने को कहा जिसे अनुमति दी जाएगी। इमाम के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट में नियमित जमानत की याचिका लंबित होने के कारण वह इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं। शर्जील को जनवरी 2020 में सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली दंगों की साजिश के मामलों में यूएपीए के तहत जेल में है। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने डीप फेक वीडियो, फर्जी ब्लॉग और एआई जनरेटेड सामग्री के माध्यम से उनके नाम, छवि और आवाज़ के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने अक्षय कुमार का पक्ष रखा। सराफ ने अदालत को बताया कि फर्जी मीडिया के प्रसार से कुमार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है। सराफ ने बताया कि कुमार की फर्जी छवि और आवाज़ का दुरुपयोग कर कई वीडियो और ब्लॉग बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक वेबसाइट पर एआई अक्षय कुमार V2 वॉइस फीचर है जो कुमार की आवाज़ और शैली में बोल सकता है। इसके अलावा कई अश्लील ब्लॉग, फर्जी विज्ञापन और सोशल मीडिया अकाउंट्स कुमार की तस्वीर का उपयोग कर रहे हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा। कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र ने अदालत से अनुरोध किया कि वह दोषियों के खिलाफ आदेश पारित करे और इंटरनेट पर फर्जी सामग्री को हटाने का निर्देश दे। और कोर्ट्स दिस वीक में अभी बस इतना ही। नमस्कार।